फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम क्लास 12th में यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है और उससे पहले भी आ चुका है। यहाँ केवल 2022 और 23 के मैंने सेट मेंशन करे हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। यदि ये आता है तो पूरे 8 मार्क्स में आता है। तो मेरे पास डिमांड आ रही थी, तो चलिए आज इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि यदि गोले के अंदर एक शंकु बनाया जाए तो शंकु का जो भी आयतन होगा ना, वो गोले के आयतन में आप 8/27 का गुणा कर दें उसके बराबर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने एक गोला बना लिया, दोबारा आपको बना के दिखा दूँ। एक गोला बना लिया और इस गोले की त्रिज्या मैंने कही कि इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। अब इसमें सबसे बड़ा शंकु जो बन सकता था, अब मैंने इसके अंदर वो शंकु बनाया। अब शंकु बनाया तो इस शंकु की अलग से त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या को मैंने मान लिया स्मॉल आर। अब बात आती है शंकु की ऊंचाई की। यदि मैं शंकु की ऊंचाई की बात करूं तो ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। अच्छा, लेकिन ये वाला पोर्शन तो त्रिज्या है, लेकिन शंकु की ऊंचाई तो ये पूरी होगी। तो मैंने क्या किया, इन्हें नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो जैसे ए बी सी और डी, तो मैं कह सकती हूँ कि शंकु की ऊंचाई यानी ये क्या हो जाएगी, डी बी। डी बी किस किस से मिलकर बनी है, डी ए से और ए बी से। तो ये रहा हमारा डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे एक्सप्लेन करना। सबसे पहले मैं बात करूं, यदि गोले की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी है तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जहाँ कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, स्मॉल आर शंकु के आधार की त्रिज्या है। अब मैंने शंकु की ऊंचाई जाननी चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गई शंकु की ऊंचाई यानी डी बी। डी बी किससे मिलकर बना है, डी ए प्लस ए बी। तो मैंने लिखा डी ए प्लस ए बी। अब यदि मैं बात करूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी की, इस वाले त्रिभुज की, तो कर्ण का वर्ग बराबर भुजा 1 का वर्ग प्लस भुजा 2 का वर्ग। तो यहाँ से मैंने कहा कि कर्ण यानी ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी की जगह मैंने रख लिया आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू मुझे पता थी स्मॉल आर, मैंने स्मॉल आर रख ली। ए सी की वैल्यू मुझे पता थी कैपिटल आर, मैंने वो रख ली। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से मैंने ए बी की वैल्यू निकाली, तो ए बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए शंकु की ऊंचाई, जब मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई, डी ए तो मेरे पास में ऑलरेडी है, तो अब मैंने डी ए प्लस ए बी, शंकु की ऊंचाई होती है, डी ए की जगह मैंने रख लिया आर और ए बी की जगह रख लिया मैंने अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एक तरीके से शंकु की ऊंचाई मेरे पास आ गई। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो जैसे का तैसा रहा, एच की वैल्यू मैंने ये रख ली। अब एक बार मैंने इस आर स्क्वायर में कैपिटल आर का गुणा किया, ये अलग कर लिया, एक बार इसका गुणा इस पूरे में किया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अगला काम क्या मैंने किया कि दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब मैंने दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये हो गया मेरा डी वी ओवर डी आर। यहाँ स्मॉल आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा,
केवल इस आर स्क्वायर का अवकलन हो गया 2r। अब 1/3 पाई तो 1/3 पाई ही रहा। अब मैंने इसे फर्स्ट टर्म मान लिया, इसे मान लिया सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, दूसरे का मुझे करना है डिफ्रेंशिएशन, तो मैंने लिख लिया d/dr आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट की जगह मैंने लिख लिया 1/2। अगली बार में ये एज इट इज़ और मुझे अवकलन करना है इस आर स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो जैसे का तैसा ही रखा, 1/3 पाई भी मैंने एज इट इज़ रखा। अब मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ 1/2 था, इसका अवकलन किया तो एक बार 1/2 आ गया, ये जैसे का तैसा ही रहा और पावर हो गई 1/2 -1। क्यों? क्योंकि x की घात n का जब आप अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, n x की घात n-1। इस तरीके से इसके ऊपर पावर थी 1/2, 1/2 बाहर आ गई और 1/2 में से जब -1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगी -1/2। अब अंदर इस वाले पोर्शन का भी तो अवकलन करना होगा। कैपिटल आर स्क्वायर तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हो गया 0। मैंने इस स्मॉल आर स्क्वायर का अवकलन किया तो ये हो गया माइनस, तो लग ही रहा था, ये हो गया 2r। अब हम इधर आ गए, ये हमने जैसे का तैसे रखा, आर स्क्वायर का अवकलन हो गया 2r। तो ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़। अब मैंने -2r था ना, तो अब मैंने क्या किया, माइनस को आगे रख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r का गुणा आर स्क्वायर में किया तो हो गया r की घात 3। इसे जैसे का तैसा रख दिया, इसे एज इट इज़ रख दिया, बस 2r आगे आ गया। अब की बार ये जो -1/2 था, जब नीचे भेजा तो घात हो गई प्लस की 1/2 और मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब की बार मैंने क्या किया, इसमें नीचे 1 मान के और इसे अंडर रूट कह दिया, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब ही अंडर रूट होता है, तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका डिवाइड इसमें देंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो जैसे का तैसा ही रहा, एज इट इज़ रहा। अब 1 का डिवाइड इसमें दिया तो इतनी ही बार गया, तो इसका मुझे एक बार गुणा और करना पड़ जाएगा, तो मैंने गुणा करके लिख दिया। आगे मैं कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, ये एज इट इज़। अब अंडर रूट का अंडर रूट में मल्टीप्लाई करूँगी सेम का, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2r लिखा हुआ है ये। तो यहाँ भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब क्या किया मैंने, अब इसे ओपन किया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये -r³ प्लस 2r आर स्क्वायर माइनस 2r की घात 3, ये जैसे का तैसा रखा मैंने। ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया, बस सॉल्व कर लिया। ये 2r आर स्क्वायर, ये -2r की घात 3 था, ये -r की घात 3 था, तो इसे मैंने कर लिया -3r की घात 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, यानी एक बार और स्मॉल r के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसका अवकलन किया तो ये हो गया, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अवकलन किया इसका, जब इसका स्मॉल r के सापेक्ष अवकलन किया तो ये बचा 2/3 पाई r, और इसका मैंने दिखाया है इस स्टेप में कि मैं r का अवकलन कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने क्या किया, फिलहाल π/3 को इस इधर अंदर रखा है, आगे हम बाहर ले लेंगे। मुझे इस पूरे का अवकलन करना है। अब इस पूरे का अवकलन करना है तो ये समझिए p/q की फॉर्म में, यानी जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अप्लाई हो जाएगा। तो π/3 बाहर ले लिया मैंने। अब मुझे अवकलन करना है, तो अवकलन का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको यहाँ बता दूँ। यदि मुझे p/q का अवकलन करना है तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है q² q dp, यदि मैं कर रही हूँ x के रेस्पेक्ट में तो dp/dx माइनस p dq/dx। ठीक है, यही तो होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करो पहले, फिर नीचे वाले को एज इट इज़ रखो, ऊपर वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाले को एज इट इज़, नीचे वाले का अवकलन। तो यही वाला काम मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ किया, नीचे वाले का स्क्वायर के स्पेस की वजह से अलग अलग हो गया है, ये और ये सब ऊपर एक संग है और ये सबके नीचे है।
तो इसका स्क्वायर किया। अब मैंने इसे नीचे वाले को जैसे का तैसा रखा, ऊपर वाले का अवकलन का बना दिया साइन, फिर माइनस लगाया। अब इस बार इसको एज इट इज़ रखा और इसका अवकलन का साइन बना दिया। अब ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। देखिए इस आर का अवकलन करूँगी तो आर का आर के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये जैसे का तैसा रहा। आर की घात 3 जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा आर की घात 3 का अवकलन 3r²। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9r²। ठीक है, 9r²। अब आगे बढ़े तो ये एज इट इज़ ही रहा। ठीक है, अब इसका अवकलन किया तो देखिए इसकी पावर है 1/2, तो 1/2 r² माइनस r² की पावर -1/2। अब अंदर का किया तो हो गया माइनस का 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो खाली बचा r। तो ये वाला एज इट इज़ यहाँ 6 की जगह हम लेके चलेंगे 9, 6 की जगह हम लेके चलेंगे 9। अब ये -1/2 पावर था ना, इसको मैंने नीचे भेज दिया तो कैपिटल r² माइनस r² की पावर 1/2 हो जाएगा, और जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में। अब हमने क्या किया, ये एज इट इज़ था, ये एज इट इज़ था। अब देखिए इसके नीचे 1 मान के ले लिया एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये नीचे आ गया। 1 का डिवाइड इसमें देंगे इतनी बार ही जाएगा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इसे आप 9 बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला इसका डिवाइड इसी में देंगे तो सेम आएगा, तो इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बस r से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहेगा, कोई हमें चेंजेस नहीं करने हैं, बस ओपन कर करके लिख दिया। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रूट से रूट हट जाएगा हमारा, केवल रह जाएगा कैपिटल r² माइनस r², और ये एज इट इज़। अब एक चीज़ और याद रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में इन्होंने कहा था विशालतम शंकु का आयतन, यानी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, यदि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो d² v/dr² क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। तो बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू नेगेटिव दिखानी है, और यदि पॉजिटिव आता है तो हम निम्नतम की बात करते हैं, तो यहाँ विशालतम की बात हो रही है। फिलहाल महत्तम या निम्नतम है किस बिंदु के लिए, ये निकालने के लिए हमको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ता है। तो मैंने जब dv/dr यानी इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, तो 0 के इक्वल रखते ही देखिए क्या हुआ, ये पूरा 0 के इक्वल रख दिया। अब इस वाले पोर्शन को उधर ले गए तो π/3 से π/3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब भाई ये बचा। अब मैंने ये जो था ना डिवाइड में, उसे भी मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो मैंने देखा इन दोनों में से भी r कॉमन आ सकता है, r कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचा ये, इधर r आ ही रहा था तो r से r को भी मैंने काट दिया, तो अब मेरे पास बच गया ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का जैसे मैंने वर्ग करा तो क्या हो गया, a² + b² - 2ab, और यहाँ पे भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हो गया 4r² ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r²। देखिए ये वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। अब इस वाले टर्म को मैंने भेज दिया इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा बन गया 9 स्मॉल r⁴ = दिस। यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ r² है, यहाँ r⁴ है, r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 9r² = 8r²। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ स्मॉल r² की वैल्यू आ गई ये। इस वैल्यू को देखें, यदि बोर्ड एग्जाम में इस वैल्यू को वापस उधर रखेंगे ना, तो
आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पेपर में ऐसा परफॉर्म करके नहीं दिखाना है। आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अपने आप में बहुत है। और सबसे बड़ी बात, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, केवल ये जो वैल्यू है ना, आप आ रही हो, आएगी तो डेफिनेटली, क्योंकि प्रूफ कीजिए है क्वेश्चन, लेकिन आपको कहीं ऐसा ना हो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए और आप कंफ्यूज हो जाए किसी गलती की वजह से। तो आपको डायरेक्ट ये दिखाना है कि हमें ये वैल्यू रखने पर हमारी ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, करने को आप घर पे चेक कर सकते हैं, साइड में करके देख लीजिए कि इस वैल्यू को रखने पर पूरी वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बस वैल्यू निकाल के केवल ये दिखाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आयतन क्या होगा, विशालतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के लिए d/v/dr² क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको केवल फॉर्मेलिटी बताओ लिखना है कि इसका मान रख दिया तो हमारी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, अतः आयतन कैसा होगा, विशालतम होगा। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो एच थी ना, उसमें आप r² की वैल्यू रख लीजिए। जैसे ही आप r² की वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ भी फिर से एच नीचे 1 मान के आपने क्या किया, नीचे 1 मान के आपने एलसीएम ले लिया। जब आपने एलसीएम ले लिया तो वैल्यू आ गई ये। अब क्या है, 9r² में से 8r² को सब्ट्रैक्ट किया, बचा r²। ये बाहर लिया तो यहाँ बाहर आया r, यहाँ आ गया बाहर 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया तो h = 4r/3। अब शंकु का आयतन तो मैंने लिखा है 1/3 πr²h, लेकिन इस h की जगह हमने क्या लिख लिया, 4/3r। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अलग किया 4/3 πr3, इन सबको अलग किया। क्यों? क्योंकि ये होता है गोले का आयतन। बचा क्या, एक तो बचा 8 का गुणा, एक में किया 8, इन दोनों का गुणा किया 27। अब इसकी जगह तो लिख दिया गोले का आयतन, ये आ गया 8/27। यानी प्रूव है कि शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। एक चीज़ और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए ना एग्ज़ाम में, वो केवल dv/dr तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि dv/dr से ही हमारी क्या होगी, वैल्यू निकल के आएगी, जिस पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। उसके बाद यदि क्वेश्चन में प्रूफ कर रहा है मैक्सिमम, तो हम डायरेक्ट दिखा देंगे कि इस वैल्यू को रखने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, d/v/dr² की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। और यदि दिखाना है हमें मिनिमम, तो हम वैल्यू दिखा देंगे कि d²v/dr² पर हमारी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो ये चीज़ बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी अलग से चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 12th क्लास में मैंने जितनी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वीडियोस अपलोड करी हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार वहां जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।